The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। नीतीश कुमार की 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो गई है। चुनाव में एनडीए की जीत के बाद उनका मुख्यमंत्री बनना तो तय था, जो तय नहीं था वो ये था कि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पिछली बार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन कर दिया गया और बीजेपी ने नए हाथों में कमान सौंप दी है। कौन है नए चेहरे और बीजेपी का क्या नया गेम प्लान है, इस पर विस्तार से बड़ी खबर में बात करेंगे। और बात करेंगे चीन की नेतागिरी में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर, जिसका भारत हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन भारत के सारे दोस्त चीन के साथ चले गए। इसके फायदे नुकसान की बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए आज के दिन का वीडियो। बर्फबारी से दिख रही है, लेकिन बर्फबारी नहीं है। ये देश की एक बड़ी नदी में जहरीला झाग है। वीडियो दिल्ली की कालिंदी कुंज का है, कई बार आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी पर कई इंच मोटा झाग एक चादर की शक्ल में जम गया है। सरकारों की चिंताएं और नदियों को साफ करने के दावों की हकीकत कितनी सफ़ेद है, देख लीजिए। इस जहरीले झाग की वजह पानी में फॉस्फेट बढ़ना बताया जाता है, जो डाई करने के उद्योगों, धोबी घाट और घरों से आए गंदे पानी के मिलने से बढ़ता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ यूनिट्स को बंद करने का आदेश भी पिछले दिनों दिया था, लेकिन ये महज औपचारिकताएं ही साबित होता आया है। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार की जो विल पावर दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती। अब आते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी हमेशा की तरह कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से जुड़ी हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,548 नए मरीज सामने आए हैं। ये जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम केसेस हैं। दूसरी राहत की बात यह है कि 43,851 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी एक्टिव केस लोड में 13,303 मरीजों की कमी आई है। लगातार 44 दिनों से ऐसा हो रहा है कि नए मामलों के बजाय ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 4,65,478 हैं, जो कुल कोरोना मरीजों का लगभग 5% के बराबर है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,30,070 हो गई है। चिंता की बात दिल्ली में है। पिछले हफ्ते दिल्ली में 51,000 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में भी 3,235 नए केस सामने आए और 95 लोगों की मौत हुई। नए मामलों को देखते हुए ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि थर्ड वेव का पीक भी जा चुका है और अब केसेस और कम होंगे। दूसरी सुर्खी तमिलनाडु से है। देश के सबसे दक्षिणी राज्य में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी को जल्द एक मजबूत सहयोगी मिल सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डीएमके के संस्थापक एम करुणानिधि के बेटे एम के अलागिरी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। खबरें हैं कि अलागिरी नई पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम कलैनार डीएमके यानी केडीएमके रखा जाएगा। केडीएम का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर को अमित शाह चेन्नई जाएंगे, तब अलागिरी शाह से मिलेंगे और इसी बैठक में गठबंधन पक्का हो सकता है। तमिलनाडु में 2021 में विधानसभा चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी एक मजबूत गठबंधन तैयार करने में जुटी है, ताकि डीएमके को सत्ता से दूर रखा जा सके। डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन की अपने भाई अलागिरी से सियासी अदावत है, जिसमें बीजेपी अपना नफा देख रही है।
कुछ दिनों पहले ही तमिलनाडु की मशहूर अभिनेत्री खुशबू भी बीजेपी में शामिल हुई थी। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में आज मलयालम न्यूज़ वेबसाइट अजीमुखम के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई के लिए अर्जी पर सुनवाई हुई। कप्पन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन के वकील कपिल सिब्बल को यह भी कहा कि उन्हें जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए था। कप्पन को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वो यूपी के हाथरस में दलित महिला की हत्या के मामले को कवर करने जा रहे थे। कप्पन के साथ ही 3 और लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। यूपी सरकार का आरोप है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों के साथ कप्पन को गिरफ्तार किया गया था और धार्मिक नफरत भड़काने की ये लोग साजिश रच रहे थे। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जब एक निजी समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, तब भी महाराष्ट्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया था कि एक पत्रकार 5 अक्टूबर से जेल में है, जिसकी एफआईआर में भी नाम उसका नहीं मेंशन्ड है और उसे बेल नहीं मिल रही है। ये सवाल उन्होंने पूछा था। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बिहार के राजभवन में हुए शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर की हैसियत से पहले ही वहां पे थे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पटना भेजा गया था। माने भाजपा के चीफ इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष मौजूद थे, तो ये एक मजबूत राजनीतिक संदेश था कि ये जो नई ताजपोशी है वो किस माहौल में हो रही है। इनकी मौजूदगी में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसका जिक्र हमने शो की शुरुआत में किया था। पहले बदलाव की आहट तो 15 नवंबर को ही आ गई थी, जब भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया था तारकिशोर प्रसाद को। इससे तय हो गया कि सुशील मोदी इस बार डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। यह होगा, इसकी आहट पहले से थी। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर बायो में डिप्टी सीएम शब्द अब हटा लिया है। 15 तारीख को अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा से बहुत कुछ मिला, आगे भी जिम्मेदारी निभाएंगे, कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। 2014 से 15 के बीच जब मांझी सीएम रहे और जब नीतीश ने राजद के समर्थन से 2015 से 17 तक सरकार चलाई, इन 2 ब्लॉक्स को छोड़ के सुशील मोदी 2005 से लेकर अब तक बिहार के डिप्टी सीएम थे। माने जब से नीतीश सत्ता में आए थे तभी से सुशील मोदी भी उनके डिप्टी हैं। अब अटकलें हैं कि सुशील मोदी को दिल्ली भेजा जा सकता है। भाजपा की ओल्ड गार्ड से आने वाले नंद किशोर यादव को भी इस बार स्पीकर बनाया जा सकता है, ऐसी अटकलें हैं। माने वो भी बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स से कुछ दूर रहेंगे। बिहार में भाजपा अब नए चेहरों को मौका देना चाहती है। आइए इन पर गौर करें। एनडीए जिस भी सूबे में चुनाव लड़ती है वहां डबल इंजन की सरकार वाला नारा देती है। माने एक इंजन दिल्ली में और एक सूबे में, लेकिन बिहार के मामले में भाजपा ने पटना में ही 2 इंजन लगा दिए हैं। जी हां, इस बार भाजपा ने विधानसभा में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए 2 नए चेहरों को चुना, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो ये अटकलें लगने लगी कि भाजपा इस बार अपनी तरफ से 2 डिप्टी सीएम सरकार में रखेगी, जो अब पुष्ट हो गई है। जो अटकल सुशील कुमार मोदी को लेकर यह कहा जाता था कि वो नीतीश के करीबी हैं, इसे सूबे में भाजपा के आगे बढ़ने में अड़चन की तरह देखा जा रहा था। इस बार नीतीश का काम बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें एक नहीं 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भरोसे में लेना पड़ेगा। पहला नाम तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से 4 बार के विधायक हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, सुशील मोदी के करीब माने जाते थे। प्रसाद भाजपा के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, माने वो बिहार विधानसभा में भाजपा को लीड करेंगे। तारकिशोर एबीवीपी में रहे, चुनाव एफिडेविट के मुताबिक किसान हैं, इस हिसाब से वो बिहार के चुनिंदा करोड़पति किसानों में शामिल होते हैं। वो सीमांचल से आते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। बिहार के बाद अगला हाई वोल्टेज चुनाव इसी सूबे में है। बिहार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कलवार हैं और तारकिशोर प्रसाद भी कलवार हैं। कलवार वैश्य समाज की एक जाति है। बिहार में कलवार जाति की आबादी 2% से भी कम के आसपास है। ऐसे में एक ही बिरादरी के 2 लोगों को बिहार में महत्वपूर्ण पद दिया जाना कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों को थोड़ा अटपटा लगा। थ्योरी क्या, ये तो अब पुष्ट हो गया है। दूसरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद की तरह ही रेणु देवी भी 4 बार विधायक रह चुकी हैं। बेतिया सीट से साल 2000 से लेकर 2015 तक। रेणु देवी साल 2013 से 2015 तक नीतीश सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं। 2015 में जाकर वो चुनाव हारी थी। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में फिर से जीत गई हैं। वो अति पिछड़ा समुदाय से आती हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेणु देवी ने फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में बेतिया सीट पर भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की जमानत जब्त करवा दी थी। संजय तब राजद उम्मीदवार थे और लगभग 6000 वोट लाकर 5वें स्थान पर रहे थे।
अब आते हैं तीसरे नाम पर। ये दो नाम चीफ मिनिस्टर्स के हो गए, यहाँ से कैबिनेट की शुरुआत होती है। हम आपको अब दूसरे नाम बता रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से आने वाले नेताओं के नाम हैं। तीसरा नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, यानी कि एमएलसी हैं, और पिछली सरकार में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। कोरोना काल में राज्य में जिस तरह की अव्यवस्थाएं रहीं, उनके चलते मंगल पांडे की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताते हुए मंत्री पद की शपथ दिलाई है। चौथा नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह। ये पहली बार मंत्री बने हैं। अमरेंद्र आरा से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। पहले चर्चा थी कि अमरेंद्र प्रताप को स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जब नंद किशोर यादव ने मंत्री बनने से मना कर दिया और ये अटकलें भी आ गई कि नंद किशोर यादव अगले स्पीकर हो सकते हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पांचवा नाम है रामप्रीत पासवान का। राजनगर सीट से जीतकर डॉक्टर रामप्रीत पासवान विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने राजद के राम अवतार पासवान को हराया। 2015 में भी रामप्रीत इसी सीट से जीते थे, हालांकि उससे पहले 2010 में उन्हें हार मिली थी। छठा नाम है जीवेश मिश्रा का। जीवेश मिश्रा इसी साल खासी चर्चा में आए थे जब अप्रैल में वो लॉकडाउन तोड़कर दिल्ली से दरभंगा पहुंच गए थे। जाले विधानसभा सीट से विधायक हैं, पिछली बार भी यहीं से जीते थे। सातवां नाम है राम सूरत राय का। और आई विधानसभा से 45,000 से भी ज्यादा वोट से जीतकर विधानसभा ये पहुंचे हैं। पिछले चुनाव में राम सूरत राय को आरजेडी के सुरेंद्र कुमार के हाथों करीब 11,000 वोटों से हार मिली थी। इस बार सुरेंद्र कुमार को आरजेडी का टिकट नहीं मिला, तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गए और इन्हीं सब समीकरणों के चलते राम सूरत राय को फायदा मिला और जोरदार उनकी जीत हुई। अब कैबिनेट पद भी मिला है। अब बात करते हैं जदयू से बने मंत्रियों की। ये बात थोड़ी दिलचस्प है। पहले हम जदयू भाजपा सरकार की बात करते थे, अब हम भाजपा जदयू सरकार की बात करते हैं और इसी ऑर्डर में ये नाम भी हैं। जदयू की लिस्ट पे आते हैं। 8वां नाम है लिस्ट के हिसाब से, या 9वां कह सकते हैं अगर आप पहला नाम नीतीश कुमार को मानते हैं। खैर, हमारी सूची में 8वां है विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव बिहार की सुपौल विधानसभा से इस बार 8वीं बार विधायक की जीते हैं। जेपी आंदोलन से बिहार में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले विजेंद्र यादव 1990 के बाद से सुपौल में कभी नहीं हारे। राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी से इन्होंने की थी, फिर जदयू में आ गए। नीतीश के करीबी लोगों में से एक माने जाते हैं और उनकी पिछली सरकार में आबकारी और ऊर्जा जैसे विभाग ये संभाल चुके हैं। अशोक चौधरी है अगला नाम। नीतीश की पिछली सरकार में भवन निर्माण मंत्री थे। पिछले साल यानी कि 2019 में ही अशोक चौधरी को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। प्रदेश में जदयू की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा इनको माना जाता है। विजय चौधरी, ये हमारा अगला नाम है। विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विजय कुमार पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। 2010 से लेकर 2015 तक बिहार में मंत्री भी रहे। बिहार सरकार में कृषि, सूचना और जल संसाधन जैसे मंत्रालय पहले संभाल चुके हैं। अगला नाम है मेवालाल चौधरी का। मेवालाल चौधरी बिहार की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक हैं। मेवालाल चौधरी 2015 से पहले तक पेशे से शिक्षक होते थे, पढ़ाते थे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में ये वीसी भी रहे, वाइस चांसलर, कुलपति। रिटायर होने के बाद 2015 में तारापुर से जेडीयू के टिकट पर जीते। इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। उन पर एक बड़ा आरोप भी है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वीसी रहते हुए शिक्षक भर्ती धांधले में उनका नाम आया, लेकिन फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अगला नाम है शीला मंडल का। फूलपारस से पहली बार विधायक बनी है। पहले ही बार में इन्हें मंत्री पद भी मिल गया। इन नामों के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, यानी जो एनडीए के दो और घटक दल हैं, उनको भी एक एक मंत्री पद दिया गया है। कैबिनेट में उनको जगह मिली है। हम से संतोष कुमार सुमन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी के ये बेटे हैं। इस बार जब हमसे एक मंत्री बनना तय हुआ तो जीतन राम मांझी ने बेटे का नाम आगे किया। संतोष राजनीति शास्त्र से एमए हैं, पीएचडी भी की है। फिलहाल बिहार विधानसभा परिषद के ये सदस्य हैं। आखिरी नाम है वीआईपी से मुकेश सहनी का। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया हैं। सिमरी बख्तियारपुर से विधानसभा सीट से सहनी चुनाव हार गए। हालांकि अब चूंकि मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है तो वो जल्द ही विधानसभा परिषद सदस्य बनाए जा सकते हैं। हालांकि सहनी की पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा। इस बार एनडीए के साथ 11 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी, जिसमें 4 सीटें उनके खाते में गई हैं। ये जाहिर है कि नीतीश सरकार का ये पहला शपथ ग्रहण है। इसके बाद कैबिनेट विस्तार होता रहेगा, जिसमें और चेहरों को भी जगह दी जाएगी। बिहार की नई विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बॉयकॉट किया। पार्टी अपनी खींच दोपहर से ट्विटर पर निकाल रही है। कभी नीतीश कुमार पर तंज तो कभी तेजस्वी यादव को एक बार फिर बिहार का सबसे चहेता नेता बताने की जिद। बॉयकॉट वाले अपने ट्वीट में पार्टी ने चुनाव में धांधली का अपना दावा फिर से दोहरा दिया है। पार्टी ने ट्वीट किया, जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया।
राजद को शिकायत रखने का हक हो सकता है, ये कई लोग मानते हैं, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। अगर पार्टी अपने दावों को लेकर कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही है और सिर्फ अपने आरोपों को दोहराती जा रही है, तो ये सही वक्त है रुक जाने का। निराधार आरोप लगाने से आपकी ही क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। राजद के साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अपने यहाँ से किसी को नहीं भेजा, मतलब पूरा महागठबंधन साथ दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी राजद नेता शिवानंद तिवारी का वो बयान चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने कह दिया कि जब चुनाव पूरे जोर शोर से चल रहा था तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पिकनिक मना रहे थे। उनके शब्दों में सुनिए। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। जब राजद से सवाल जवाब होने लगा तो आरजेडी नेता मनोज झा सामने आए और उन्होंने कहा कि ये शिवानंद तिवारी की निजी राय हो सकती है, ये राजद का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। शो में अब बात करते हैं आरसीईपी की। आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चीन की नेतागिरी में एशिया पैसिफिक के 15 देशों ने एक ट्रेड डील साइन की है जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील कही जा रही है। ये ट्रेड ब्लॉक यूरोपीय यूनियन और कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको वाला जो ट्रेड ब्लॉक है उससे भी बड़ा बताया जा रहा है। आरसीईपी बनाने को लेकर 2012 में बातचीत शुरू हो गई थी और 8 साल के बाद 15 नवंबर को वियतनाम की राजधानी हनोई में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं। जब आरसीईपी की बात चल रही थी तो भारत भी शामिल था। पिछले साल भारत ने आरसीईपी से खुद को बाहर कर लिया था। अब भारत के बगैर एशिया पैसिफिक के 15 देशों ने डील साइन की है जिसमें भारत के पक्के दोस्त जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। इन्हीं दोनों के साथ में मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज शुरू होने वाला है कल, उसके साथ अमेरिका भी होगा। खैर, वापस लौटते हैं मुद्दे पे। कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि डील से बाहर रहकर भारत ने अपना नुकसान कर लिया है, तो दूसरा पक्ष भारत सरकार का है कि डील हमारे हित में नहीं थी इसीलिए हमने साइन नहीं किया। ज्यादा सही बात कौन सी है इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आरसीईपी का मकसद समझिए। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें साउथ ईस्ट एशिया के 10 सदस्य देश हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और म्यांमार। इन 10 देशों के अलावा और 5 देश हैं इस डील में। चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सारे मिलकर हो गए 15। कुल जीडीपी के 30% के बराबर होती है और इसी लिहाज से ये सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। अब बात आती है कि इस ट्रेड डील का मतलब क्या है, सदस्य देशों को इससे क्या फायदा होगा। डील के मुताबिक आरसीईपी अगले 20 सालों में कई तरह के सामानों पर टैरिफ खत्म करेगा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाई जाएंगी। इसमें बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स और व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल होंगी। आरसेप से कंपनियों का वक्त और खर्चा बचेगा क्योंकि किसी प्रोडक्ट को किसी आरसेप मेंबर देश में एक्सपोर्ट के लिए कंपनी को हर देश में अलग अलग प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। यानी ये डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक विस्तृत स्वरूप मानी जा सकती है। बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। आरसीईपी के कई सदस्य देशों में पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हैं, उसके बावजूद वो आरसीईपी में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि 2 देशों के बीच एफटीए के बावजूद अगर प्रोडक्ट का कोई हिस्सा किसी तीसरे देश से लिया गया है तो टैरिफ छूट नहीं मिलती। मसलन थाईलैंड और इंडोनेशिया में एफटीए है और थाईलैंड से जो चीज़ इंडोनेशिया में निर्यात हो रही है उसमें कोई टैरिफ नहीं लगते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई पार्ट ऑस्ट्रेलिया का लगा हो तो टैरिफ की ये छूट आपको नहीं मिलेगी। तो अब आरसीईपी के सदस्य देशों में ये दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो सब एक बड़े एफटीए का हिस्सा बन गए हैं। ऐसा मकसद लेकर ये सारे देश चल रहे हैं। लेकिन आरसीईपी का असली फायदा सिर्फ चीन को ही बताया जा रहा है। आरसीईपी के जरिए चीन अपना प्रभाव और एशियाई कारोबार में अपना दबदबा और मजबूत करेगा। जानकार मान रहे हैं कि इससे चीन के जियोपॉलिटिकल इरादों को और मजबूती मिलेगी क्योंकि चीन के लिए इस इलाके में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, और प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि इस रीजन में अमेरिका नहीं है।
अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, शॉर्ट में टीपीपी, ये पैक्ट कई साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर बनाने का सोचा था और ये आरसीईपी से भी बड़ा और उसका काउंटर होता, लेकिन ट्रंप ने इस पैक्ट से खुद को बाहर कर लिया था। दलील ये थी कि इससे अमेरिका में स्थानीय लोगों के रोजगार प्रभावित होंगे। तो अब बाइडेन प्रशासन जब तक प्रतिस्पर्धा खड़ी नहीं करता तब तक चीन के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में एक फ्री हैंड है। अब आते हैं भारत पर। भारत ने पिछले साल इस पैक्ट से खुद को बाहर कर लिया था क्योंकि भारत की चिंता ये थी कि इससे चीन का सस्ता सामान भारत के बाजार में छा जाएगा। आरसीईपी के नियमों के हिसाब से भारत को भी चीनी सामान को टैरिफ फ्री रखना पड़ता और तब चीन का सस्ता सामान स्थानीय कारोबार को चौपट कर देता। टेक्सटाइल, डेयरी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा असर की आशंका जताई गई थी। जब पिछले साल भारत ने खुद को आरसीईपी से अलग किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्होंने दिल की आवाज़ सुनी है। इसके अलावा भारत की कुछ शर्तें थी जो मानी नहीं जा रही थी। हालांकि आगे भी भारत के लिए आरसीईपी में शामिल होने का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन भारत की सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहेगी जिससे हमारे जियोपॉलिटिकल राइवल चीन को मजबूती मिल जाए। दिल ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।